अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट फेमस पोएम द रेबल बाय दाऊद कमाल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा राइटर है इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमारे राइटर हैं दाऊद कमाल। ये 1935 को एबटाबाद में पैदा हुए थे अंडर ब्रिटिश राज, और 12 मई 1987 को इनकी डेथ हुई थी पेशावर में पाकिस्तान में। तब इनकी उम्र 52 ईयर्स थी। अब ये जो दाऊद कमाल है ये पोइट भी थे, प्रोफेसर भी थे और ट्रांसलेटर भी थे। तो पोइट थे यानी कि ये पोइट्री लिखते थे, और ये ज़्यादातर अपनी जो पोइट्री है वो इंग्लिश में ही लिखते थे। कुछ इनकी पोइट्री जो है वो उर्दू में भी पब्लिश हो चुकी है, लेकिन जो ज़्यादातर वर्क है इनका वो इंग्लिश में ही है। उसके अलावा इनको अवार्ड्स मिले थे। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी इनको दिया गया था, और इन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते थे। 1970 में इनको 3 मेडल्स मिले थे। अब मैंने आपको बताया है कि ये ट्रांसलेटर भी थे, तो उन्होंने मिर्ज़ा गालिब और जो फैज़ अहमद फैज़ हैं उनके वर्क को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, और इनको इस पे अवार्ड भी मिला था फैज़ अहमद फैज़ का। इसके अलावा उन्होंने जो रूमी है और जो शेक्सपियर है इन दोनों के वर्क को उर्दू में ट्रांसलेट किया था। अब जो रूमी है ये पर्शियन पोइट थे, इनको मिस्टिक पोइट भी कहा जाता है, और जो शेक्सपियर है ये आपको पता है इंग्लिश राइटर है, ऑथर है। तो इन दोनों के वर्क को इन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट भी किया था। नेक्स्ट हमारे पास है इनका राइटिंग स्टाइल। जो दाऊद कमाल का राइटिंग स्टाइल है ना ये मॉडर्न और सिंबॉलिक है, यानी कि जो मॉडर्निस्ट जो स्टाइल है, जो मॉडर्निस्ट हमारे पास पोइट है उनको ये फॉलो करते थे। जैसे W.B. यीस्ट है, उनको ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। T.S. इलियट को फॉलो करते थे। अब जो दाऊद कमाल है इनको पाकिस्तान का T.S. इलियट भी बोला जाता है, क्योंकि ये भी फ्रेगमेंटेड स्टाइल में ही लिखते थे। बहुत ही इनकी जो वर्क है होते हैं हमारे पास उनमें रिच इमेजरी को यूज़ करते हैं, मेटाफर को यूज़ करते हैं, और जो सिंबॉलिक स्टाइल है इनका है बहुत ही अच्छे सिंबल्स को यूज़ करते हैं। जैसे इनकी एक पोएम है किंग फिशर। अब किंग फिशर जो है उसको वो यूज़ करते हैं और दिखाते हैं नेचर में वायलेंस को, कि वायलेंस जो है वो कितना ज़्यादा है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये केस में होता है रिच इन इमेजरी और सिंबॉलिक स्टाइल है। उसके अलावा जो इनकी टोन है वो फिलोसॉफिकल होती हैं। अब ये सूफीज़म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, और कहा जाता है कि जो रूमी की फ़िलोसफी है ये उसको यूज़ करते थे। और इनकी एक फ़िलोसफी थी जिसको ये नाम देते हैं नो दे सेल्फ, यानी कि अपने आप को पहचानो। ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखते हैं। तो इनकी जो लैंग्वेज हमारे पास होती थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग्स है। इनकी जो पोएम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग्स होते हैं। ह्यूमनिज़म इनके राइटिंग स्टाइल में मिलता है, और डीप इमोशंस बहुत मिलते हैं। म्यूज़िकल रिदम पाई जाती है। इसके अलावा अब जो इनकी पोइट्री है ना उसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों की फ्यूजन है, यानी कि जो इसके थीम्स हैं वो बहुत ही रिच हैं। उनके अंदर बहुत मीनिंग वो हमें प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही डीप होते हैं। वो सिर्फ सूफीज़म को ही प्रमोट नहीं कर रहे, या अपने जो उनके सेल्फ का अपने बारे में कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट और डिसलोकेशन की बात ही नहीं करते, बल्कि वो जो सोसाइटी में होने वाली नाइंसाफ़ी है उसको भी बयान करते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एक्ट्स हैं उनकी भी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनकी पोएम जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है द रेबल। अब द रेबल हमारे पास कौन है। रेबल का मतलब हमारे पास होता है बागी। अब बागी उसका क्या मतलब है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो हाई अथॉरिटीज़ के खिलाफ बोलता है, यानी कि जो सुपर पावर्स के खिलाफ खड़ा हो जाता है। कि कोई भी जैसे ग्रुप ऑफ पीपल है उनके पास पावर है। अब जब किसी भी इंसान के पास या ग्रुप ऑफ पीपल के पास पावर आ जाती है, जब वो उसका नेगेटिव यूज़ करने लग जाते हैं, तो उनके खिलाफ जो बोलता है उसको हम कहते हैं बागी। जैसे हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनकी आप गवर्नमेंट देख लें, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको देख लें। इसके ख़िलाफ़ जो यहाँ पे खड़ा होगा, जो उनको कहेगा कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप इस लॉ को बदलें, तो उसको हम वो जो गवर्नमेंट है उसको क्या लेबल दे देती है, रेबल का। तो रेबल के साथ क्या सलूक किया जाता है, उसको कत्ल करा दिया जाता है, या उसको क्या करते हैं कि डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो यही सलूक इनके साथ किया जाता है, और इस पोइम में भी हम ये पढ़ेंगे कि रेबल कौन है हमारे पास, उसके साथ क्या सलूक हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पोएम है हमारे पास द रेबल, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद क्रिटिकल एनालिसिस। दे स्टूड हिम अप अगेंस्ट एन ऑर्चर्ड वॉल एंड शॉट हिम एट डॉन। अब यहाँ पे देखें, दे स्टूड हिम अप,
यानी कि उन्होंने उसको खड़ा किया है। अब दे का ये लफ्ज़ यहाँ पे क्या बता रहा है, ग्रुप के बारे में, यानी कि वो जो सुपर पावर है किसी के पास, वो कोई एक पर्सन नहीं है, वो ग्रुप ऑफ पीपल है। अगेंस्ट एन ऑर्चर्ड वॉल, जो ऑर्चर्ड है उसकी वॉल है जिसके खिलाफ उसको खड़ा किया है, जिसके पास उसको खड़ा किया है, एंड शॉट हिम, और क्या किया गया है कि उसको कत्ल कर दिया गया है एट डॉन, सुबह के वक़्त। पेंडिमोनियम ऑफ क्रॉस एंड देन द एम्प्टी हॉरिज़ोन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वर्ड है क्रॉस। लिटरेचर में जब भी क्रो कोई भी पोइट यूज़ करता है, कोई भी पोइट या कोई जो नॉवलिस्ट है क्रो का वर्ड यूज़ करता है, इसका मतलब है कि यहाँ हमारे पास डेथ है, डिके है, डिस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे बात की जा रही है पेंडिमोनियम ऑफ क्रोज, यानी कि जो कौवे हैं उनका एक हजूम जो है वो वहाँ पे आ गया है। एंड देन दी एम्प्टी हॉरिजोन, और फिर क्या हुआ है कि जो आसमान है वो खाली है, यानी कि अब वहाँ पे कोई भी नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो कौवे हैं। और वो कौवे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक इंसान है, कोई भी एक पर्सन है जो कि रेबल है, अब उसको क्या किया गया है, उसको कत्ल कर दिया गया है, सुबह का वक्त है। और फिर क्या हुआ है कि बिल्कुल सन्नाटा छा गया, वहाँ पे कोई भी नहीं है सिवाय उन कौवों के। अब यहाँ पे जो कौवे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि अब जो एक पर्सन था जो उन रूल्स के खिलाफ, उन लॉज के खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई थी, अब वो तो चला गया है, तो अब वहाँ पे कोई भी नहीं बचा। वहाँ से क्या हुआ है कि हर, यानी कि वो जितनी भी वो जगह है वो खाली हो चुकी है, अब वहाँ पे सिर्फ क्रोज है, यानी कि वही लोग बचे हैं जिन्होंने उसको कत्ल किया है। नेक्स्ट हमारे पास है hundreds of miles away his mother kneels in prayer in ignorance of prayer। अब क्या है कि बहुत दूर जो उसकी माँ है वो क्या कर रही है, उसके लिए दुआ कर रही है। नील्स डाउन यानी कि सजदे की हालत में या बैठ कर वो दुआ कर रही है। इन इग्नोरेंस का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो नहीं जानती कि उसके बेटे के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, यानी कि वो नहीं जानती कि उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया है, उसके बेटे को रेबल का लेबल लगा दिया गया है, बहुत ही बुरा सलूक उसके साथ किया गया है। वो क्या दुआ कर रही है, अपने बेटे की ज़िंदगी की दुआ कर रही है वहाँ पे बैठ के। दी इग्नोरेंस ऑफ प्रेयर, यानी कि वो दुआ पे दुआ किया जा रही है, वो जानती नहीं है कि जो उसकी दुआ है वो कबूल हो भी रही है या नहीं। उसका बेटा शायद उसकी दुआ कबूल होने से पहले ही मर चुका है। तो यहाँ पे जो एक इमेजरी को यूज़ किया गया है, एक इमोशनल सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास लाइन है वीट ईयर ऑन दी स्टबल द ब्लाइंड अर्थ मस्ट बी फेड। अब यहाँ पे जो वर्ड है स्टबल, स्टबल का मतलब दो तरह से इसको समझा जाता है। यानी कि जो एक पर्सन है हमारे पास, जब वो अपनी बियर्ड करता है तो उसके बाद जब जो उसके फेस पे जो हार्ड से वो जो हेयर्स होते हैं उसको भी स्टबल कहा जाता है। उसके अलावा जब वीट की हमारे पास फसल है उसको जब हम ऊपर से हार्वेस्ट कर लेते हैं और जो नीचे सिर्फ उसकी जड़ें बचती हैं, यानी कि ऊपर से जब हमने वो सारे उतार लिए हैं जिसके ऊपर फूड है और नीचे से जो जड़ें बची है उसको भी स्टबल कहते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ना अब ये जो ज़मीन है ना ये मज़ीद फर्टाइल नहीं रही, यानी कि वो जो वीट ईयर है उसको क्या किया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है, और उसका जो नीचे वाला हिस्सा जो जड़ें हैं वो ज़मीन से निकल ही नहीं रही। उनको ज़रूरत है किसकी, न्यूट्रिशन की, यानी कि उनको ज़रूरत है पानी की, हवा की, वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अब जो मज़ीद लोग हैं जो कि उनको सपोर्ट करने वाले हैं वो यहाँ पे रहे नहीं हैं। वो बात कर रहे हैं कि एक नेशन की, यानी कि यहाँ पे जो डेथ हुई है जिसको रेबल का लेबल लगा दिया गया है वो एक पर्सन नहीं था बल्कि वो एक कौम थी जिसकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है। और अब मज़ीद ऐसे लोग ही नहीं उठने वाले क्योंकि उसको कोई सपोर्ट करने ही नहीं आया जिसकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो है एक मीनिंग है वो हमें दे रहे हैं और एक इमोशनल सीन इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके थीम्स। अब इसके थीम में हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, रिबीलियस एक्ट है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, ट्रूथ एंड इंटेग्रिटी है, सेक्रीफाइस एंड स्ट्रगल है, होप एंड रीन्यूअल है। यानी कि अब वो जो रेबल है जिसने अपने आप को रेबल बना लिया और उसने अपनी जान तक दे दी, उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है
किसकी स्ट्रगल में कि शायद जो उसके नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको फ्रीडम मिल सके। किसके लिए फ्रीडम मिल सके कि वो जो वहाँ पे लॉज पास किए जा रहे हैं या ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं हाई अथॉरिटीज़ की तरफ जो उनको मंजूर नहीं है, उसके खिलाफ वो बोल सकें, वो अपनी जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसके ऊपर काम कर सकें। और वो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है किसके खिलाफ, वो जो रिबेलियस पीपल है, यानी कि सॉरी जो रिबेलियस पीपल है उनके साथ तो वो खुद है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है उन अथॉरिटीज़ के खिलाफ जिन्होंने वो पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई हैं जो कि लोगों को वहाँ पे मंजूर नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे एक होप भी है कि अगर उसकी डेथ हो चुकी है, यानी कि वो मर चुका है, लेकिन अपने पीछे वो एक बात छोड़ गया है वहाँ पे कि लोग अब उसके ऊपर गौर करना शुरू कर देंगे। तो इस जो ये जो पोइम है इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो देख लेते हैं। अब 1917 में ये पोइम लिखी गई थी, तो 97 और 1970 और जो 1980s का पीरियड था ये मिलिट्री कंट्रोल में था पाकिस्तान में। और यहाँ पे डिक्टेटरशिप कायम की गई थी, जो फ्री राइट्स थे जो पीपल के वो ख़त्म किए गए थे और आवाम को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा था। तो ये उसके कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने लिखी है और ऐसे लिखी है कि ताकि जो हमारी कौम है उसके जो जज्बात हैं उसको वो उभार सकें और ये अपनी राइट्स के ऊपर काम कर सकें। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।